अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पिछले दिनों मैं कई चीज़ें देख रहा था तो इसमें ये पिक्चर मेरे सामने आई तो मुझे याद आया कि किस तरह अभिनंदन को पकड़ के इन्होंने समझा था कि ये इंडिया को अब घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे और ये और वो, फिर रातों रात अभिनंदन को प्रोटोकॉल के साथ वापस भेजा जाता है। और उसमें ज़ाहिर है फिर बाद में खबरें आई थी जो उस वक्त की नेशनल असेंबली के स्पीकर अय्याज सादिक ने आके कहा था कमरे में, नहीं वो बैठे थे कमरे में कुछ लोगों के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, तो ऐसे में बाजवा, जनरल बाजवा भागता हुआ आया और उसने कहा कि उसके चेहरे पे पसीना था और उसने कहा कि फ़ौरन अभिनंदन को छोड़ दो वरना वो मोदी हमला कर देगा। तो मैं अभी धुरंधर फिल्म देख रहा था, जब आखिरी का सीन था और रणवीर सिंह को, तो अजीत दोवल साहब ने एक जनरल साहब को फ़ोन किया और उसको इजराइल के साथ उसकी डील की वीडियो भेजी और ब्लैकमेल किया और इमीडिएटली रणवीर सिंह को छोड़ना पड़ा। तो ये मुझे याद आया कि हो सकता है उस वक्त भी बाजवा या किसी और जनरल की कोई वीडियो शीडियो इंडिया ने दिखाई हो। अजीज दोस्तों, ये हमारे मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी हैं और इनके साथ इनकी बेटी आया अल सीसी। ये देख के मुझे कौन याद आया? ये देख के मुझे नवाज शरीफ और मरियम नवाज याद आए। अब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एक ही चीज़ समझ लें, ठीक है, दोनों भाई हैं, दोनों में बड़ा मेल खाता है, ठीक है। तो बादशाहत पे बैठ जाते हैं ये लोग और ख़ानदान, इनकी नस्लें सब। अब आप इनकी सादगी का आलम देखें कि इन्होंने ये जो ड्रेस पहना है इसकी कीमत मिलियंस में है। ये जो छोटी छोटी इसमें कलाकारियाँ हैं ये सोने की हैं। क्यों? इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये अब्दुल फत्ताह अल सीसी की बेटी है। मरियम नवाज की क्वालिफिकेशन क्या है? नवाज शरीफ की बेटी है। एनीवे अजीज दोस्तों, यहाँ पे यूके ने गर्मी के मामले में इंडिया पाकिस्तान को मात दे दी है और अब अगले 2-3 दिनों में लगातार 8 दिन 30 सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा, 42 सेंटीग्रेड तक जाएगा। इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले, ख़ासतौर पे कराची दिल्ली वगैरह में रहने वाले तो सोचते होंगे काबिल ये इसमें क्या है, हमारे यहाँ तो 50-50 जाता है भाई। तो भाई साहब, वहाँ के घरों की बनावट, वहाँ की चीज़ों की बनावट उस हिसाब से, उस गर्मी की बर्दाश्त के हिसाब से होती है। यहाँ सर्दी के हिसाब की चीज़ें होती हैं। तो गर्मी बहुत है। और दूसरा देखें, ये खबर चल रही है कि यूके की जितनी भी कौंसल्स हैं ना, उन्होंने कह दिया है कि आप एसी अगर आपने लगाया है तो 28 दिन के अंदर अंदर उतार दें। ये लोकल प्लानिंग की खिलाफ वर्जी है। आप एसी नहीं लगा सकते। एसी लगाने के लिए प्रायर परमिशन विद प्रायर टैक्स वगैरह के साथ। यहाँ कौंसल जितना लूटती है और डिलीवर ज़ीरो। हालात ख़राब है। मैं यूके के मैं आपको क्या बताऊँ, इतने खड्डे कि मैं, अब मेरे साथ वो कैथेटर लगा हुआ है तो वो कैथेटर की वजह से कहीं जाना होता है ना, हॉस्पिटल जाना है, कैब की आपने, उबर की, खड्डे में गाड़ी जाएगी और चीखें निकल जाएंगी। इतने खड्डे हैं, पहले नहीं होते थे। सिक्योरिटी देना कौंसल का काम है, वो नहीं दे पा रहे। कचरा उठाना एक काम है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कचरा तो बहुत अच्छा उठाते हैं, लेकिन 300 पाउंड महीना दे रहे हैं हम खाली कौंसल टैक्स। तो खराब यहाँ है। बहरहाल मैं थोड़ा वर्ल्ड कप के हवाले से चीज़ें बता दूं कि ब्राज़ील आउट हो गया, बहुत बड़ा अपसेट हुआ। नॉर्वे आगे आया। नॉर्वे का हालैंड जो है वो हीरो बन के आया है। फ्रांस एज एक्सपेक्टेड जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गंदबाजी की ना,
कि अमेरिका के एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला था और वो सस्पेंडेड था, तो इसने फीफा के चेयरमैन को फ़ोन किया कि ये सस्पेंशन ख़त्म कराओ। गलत है ये। मैच ख़त्म हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, उसको टाइम निकल गया है, तब तक कोई नहीं बोल रहा कि वो गलत फैसला था। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया गलत है, तो फीफा ने वो जो सस्पेंशन थी उस ऑर्डर को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया ताकि वो क्वार्टर फाइनल खेल सके, लास्ट 16 का मैच खेल सके बेल्जियम के खिलाफ। इंतहाई घटिया हरकत, इंतहाई घटिया हरकत। वो और बात है कि बेल्जियम ने 4-1 से अमेरिका को हरा दिया। अजीज़ दोस्तों, नॉर्वे जो इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, इसके बारे में अब लोग बहुत ज़्यादा गूगल सर्च कर रहे हैं और पता कर रहे हैं। नॉर्वे इज़ ए यूनिक कंट्री। मैंने जो कुछ कंट्रीज दुनिया में देखे हैं उसमें नॉर्वे माइट बी टॉप ऑफ द लिस्ट। स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इतना ब्यूटीफुल कंट्री और इतने ब्यूटीफुल लोग, शक्ल वाइज भी और कैरेक्टर वाइज भी। बड़ी वेल मैनर्ड कौम है, बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। इस वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने अमेरिका में 2200 पाउंड फूड बाय शिप भेजी है और बाय एयर भेजी है अमेरिका। अपनी वर्ल्ड कप की फुटबॉल की टीम को सख्ती से मना थी कि आप अमेरिकन ग्रोसरीज या अमेरिका के उसमें से किसी भी जगह से खरीद के या लेके फूड नहीं खाएंगे, हम आपको नॉर्वे से बना के भेज रहे हैं, इसलिए कि अमेरिका के फूड में बायो हैज़र्ड बहुत होता है और काफ़ी अल्टरेशन होती है। अजीज़ दोस्तों, मछली भेजी, सैल्मन फिश, समझ में आती है नॉर्वे की सैल्मन फिश दुनिया में वैसे ही मशहूर है। ऑरेंजिस भेजे, अमेरिका में कितना ऑरेंज होता है, तो पता चला कि अमेरिका का एक भी ऑर्गेनिक ऑरेंज नहीं होता, सारे मैनिपुलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं से और जल्दी उगाने के चक्कर में और आर्टिफिशियल तरीके से ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्वे ने सख्ती से मना किया था कि अपनी टीम को कि वहाँ से आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। ओबेसिटी जो आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, मैं आज बैठ के सोचता हूँ, अपना बचपन देखता हूँ, तो कोई 100 में से एक आध कोई मोटा नज़र आ जाता था। आज हर दूसरा नहीं तो हर तीसरा आदमी तो नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है। तो ये है कि इसमें ये फास्ट फूड और अमेरिकन जो दुनिया में जो फूड सिस्टम चलाया हुआ है उसका बड़ा हाथ है। वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये देखें, ये एशिया का नाइट टाइम का नक्शा है 2014 और 2024, 10 साल का कंपैरिजन देखें। मैं ये देखता हूँ कि इसमें इंडिया ख़ास तौर पे यूपी और नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट साउथ, जहाँ मुंबई और महाराष्ट्र वगैरह हैं, वहाँ पे 2014 के मुकाबले में 2024 में कितनी ज़्यादा लाइटिंग है, कितना ज़्यादा। लेकिन बराबर में पाकिस्तान का मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान जितना अंधेरे में 2014 में था, उतना ही 2024 में साला कहीं कोई प्रोग्रेस की उम्मीद भी हो आदमी को तो प्रोग्रेस करे। वैसे ही आपने पाकिस्तानियों को ऐसे ऐसे चक्करों में डाला हुआ है। आप यकीन करें, पाकपतन एक एरिया, पाकिस्तान पंजाब का एक इलाका है और वहाँ पे एक मज़ार है, शायद ये पीरनी फ़कीरनी है जो इमरान खान की, उसी वाला उसके शौहर मने का जो है वो उसका निगरानी में है ये। तो वहाँ पे एक बहिश्ती दरवाज़ा है। बहिश्त फ़ारसी में जन्नत को कहते हैं, तो बहिश्ती दरवाज़ा है और ये मानना है इनका कि जो भी इस दरवाजे से गुज़रेगा ना, ये लाजमी जन्नत में जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब के एक इलाके पाकपतन के एक मज़ार के एक दरवाज़े की ये ख़ासियत है कि इसमें से जो भी गुज़रेगा वो लाजमी जन्नत में जाएगा। वो साल में 5 दिन के लिए खुलता है, तो अब ये खोला गया है।
रोजाना 1.5 से 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें से गुजरेंगे, ये सोच के कि हम जन्नत में जा रहे हैं। मक्का की जो मस्जिदुल हराम है उसके 243 दरवाजे हैं। मदीना की जो मस्जिद नबी है 110 दरवाजे हैं। लेकिन जन्नत में आप सिर्फ उस वक्त जाओगे जब पाक पतन के बहिश्ती दरवाजे से गुजरोगे। अजीज दोस्तों, जब आपने कौम को इस तरफ लगाया हुआ है तो फिर आप इस कौम से और क्या एक्सपेक्ट करोगे। बराबर में आपके इंडिया है। जब आपका प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी इंग्लैंड जाता है तो इंग्लैंड के मेन अखबार हेडलाइन लगाते हैं कि वो कौन था, कैमरून था शायद उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, कि कैमरून आसिफ जरदारी से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिन ले कि चोर आ रहा है। यहाँ पे ये जो यूएस सेनेटर हैं, आपको पता है अभी अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे अपनी टीम के साथ, तो इन लोगों ने चाइना के लिए अपने सारे मोबाइल घर पे छोड़ के गए थे और वहाँ के लिए टेम्पररी मोबाइल लिए थे और वहाँ की किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर रहे थे। ये यूएस सेनेटर हैं, इन्होंने अभी कहा है कि मैं जब चाइना जाता हूँ तो मैं अपना फ़ोन वॉशिंगटन में ही छोड़ के जाता हूँ, साथ लेके नहीं जाता, लेकिन जब मैं इंडिया आता हूँ तो मैं अपना फ़ोन अपने साथ ही लाता हूँ। ये साबित करता है कि हम इंडिया पे कितना भरोसा करते हैं और वो भरोसा हम चाइना पे नहीं कर सकते। और ये हकीकत है कि चाइना एक दुनिया की एक यूनिक स्टेट है, इस वक्त दुनिया की एक ऐसी अथॉरिटेटिव कंट्री है कि वहाँ पे उसके अपने कानून हैं, जंगल का कानून है, वहाँ पे सुनवाई नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ये हमारी माहुआ मोइत्रा ने अभी इलीगल इमिग्रेशन पे एक बात की। इन्होंने कहा कि इंडिया में कौन रहना चाहता है, बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है इंडिया से, जीडीपी इंडिया से बेहतर है, हेल्थ पैरामीटर्स इंडिया से बेहतर हैं। मोदी और अमित शाह को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि पूरी दुनिया इंडिया में रहना चाहती है। तो मैं बड़े अदब के साथ एक छोटा सा सवाल करूँगा कि मिलियंस ऑफ बंगाली इलीगली बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट करके रह रहे हैं, ये तो सबको पता है। अगर वहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हुए, तो वो यहाँ के क्या जख मारने आए? और अगर वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, मेडिकल फैसिलिटी वाइज, जॉब वाइज, जीडीपी वाइज वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो फिर यहाँ से बाकी इंडिया तो छोड़ें, वेस्ट बंगाल से या आसाम से कितने लोग बांग्लादेश जाके रह रहे हैं इलीगली। तो बातें करवा लो इन लोगों से। अजीज़ दोस्तों, एक और छोटा सा इशू आपके साथ शेयर करूंगा कि जापान के साथ भारत के अभी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो इंटरेक्शंस हुए हैं और जिस तरह बड़ी क्लोज भारत जापान की वो हुई है, उसके बाद जो जॉइंट प्रेस रिलीज हुई जो दोनों कंट्रीज़ की मर्जी से होता है, उसमें बाकायदा पाकिस्तान को पहलगाम का रिस्पॉन्सिबल करार दिया था लाल किला दिल्ली में, और उसमें बाकायदा इंडिया और जापान के उस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को टेररिज्म की सपोर्ट करने से मना करना और काफ़ी डिटेल में वो किया था, जिसने आग लगा दी है पाकिस्तान में। और जापान के साथ कई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से भी भारत के चीज़ें हुई हैं। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी, ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। मैंने आपके सामने कुछ छोटी छोटी खबरें रखनी थी, सो रख दी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की लोकसभा में 4 सीट आती हैं और विधानसभा में 24 सीट आती हैं, तो एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारी रैली में तो हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, हमारे चारों तरफ का कॉकस तो हमारी बहुत तारीफ करता है, गरीबों का मसीहा बताता है, किंतु आज हमारी लोकसभा में 500
34 सीट देश में है, उसमें से 4 सीट ही क्यों आई? वो भूल जाते हैं कि जब उनका पाला हुआ एक आदमी शहाबुद्दीन व्यापारियों के बेटों को तेल में एसिड में डुबाकर मार रहा था, तब जनता में एक साइलेंट वेव चल रही थी। जनता उस वक्त कुछ नहीं कहती, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होती। जब पूरा बिहार अपहरण का प्रदेश बन गया था और उस पर गंगा जल और अपहरण जैसी अनेक फिल्में बन गई थीं, तब भी जनता कुछ नहीं कहती। जब बिहार में ऐसा गुंडा राज हो गया था कि एक भी व्यापारी को वसूली करने से और लूटने से नहीं छोड़ा गया, जब शहाबुद्दीन के आदमी सिवान के बाजार में चंदा मांगने निकलते थे तो चंदा नहीं मांगते थे, आदेश देते थे, ए लाला हरप्रसाद 1 लाख रुपए इधर भिजवाओ जल्दी, टाइम नहीं है। तब लालू जी आप कौन सी नींद में सो रहे थे? उत्तर प्रदेश में 10 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है। पिछले चुनाव में मैनपुरी के एक यादव भाई कह रहे थे कि हमारी तो रैलियों में लाखों लोग आते हैं और इस बार अखिलेश यादव को कोई हरा नहीं सकता, और जब चुनाव परिणाम आते हैं तो अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं। जब अतीक अहमद का भाई इलाहाबाद के एक होटल में उसने परमानेंट कमरे बुक कर रखे थे और शहर की किसी भी लड़की को उठा कर ले जाता था और उसके साथ बलात्कार करता था, तब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता था कि मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है। और जब अतीक अहमद का बेटा स्कूल की लड़कियों को चिन्हित करता था कि कल मुझे इस लड़की का भोग करना है, और उसके गुंडे उठाकर उसे होटल में ले जाते थे और बलात्कार करते थे, तब मुख्यमंत्री को और अखिलेश यादव को दिखाई नहीं देता था कि प्रदेश में क्या चल रहा है। एक कहानी बड़ी जोर से चर्चा में रहती है कि एक होटल में अतीक अहमद के भाई अरशद अहमद खाना खाने गए थे, तो बैरी ने पूछा साहब क्या खाएंगे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक दूसरी टेबल पे एक पेयर बैठा हुआ है जिसमें एक सुंदर सी लड़की है और एक लड़का है। कहने लगे कि आज तो इसी को खाएंगे। बैरी ने पूछा साहब यहीं परोस दूं या कमरे में खाएंगे? उन्होंने कहा यहां कहां खाएंगे, कमरे में भिजवा दो। और उसके गुंडे उस लड़की को उठाकर उसके परमानेंट बुक रहने वाले कमरे में ले गए, वहां उसके साथ बलात्कार किया गया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ अतीक अहमद के भाई ने और उसके बेटे ने बलात्कार किया, और न जाने कितने किसानों की जमीनें अतीक अहमद ने और मुख्तार अंसारी ने जबरदस्ती लूट ली। एक सिपाही जब सम्मन लेकर अतीक अहमद के घर गया तो अतीक अहमद ने उसकी खाल उतारकर चौराहे पर फेंक दिया और डीआईजी को फोन किया कि आपका एक सिपाही वहां पड़ा है, जाकर उसकी लाश उठा लो। तब मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा होगा कि अतीक अहमद क्या कर रहा है। जब मुख्यमंत्री उस गुंडे को पार्लियामेंट में भेज रहे थे और विधानसभा में भेज रहे थे, तब उन्हें पता नहीं था कि तुम तुष्टीकरण के लिए किस सीमा तक जा रहे हो। इन सब घटनाओं का एक अंडर करंट होता है। उस अंडर करंट को ये नेता अपने मद में पड़े हुए देख नहीं पाते। जब ये कहीं रैली करते हैं तो इनके कार्यकर्ता पैसे खर्च करके बसों में भर भर कर जातिवाद के आधार पर, मजहब के आधार पर भीड़ ले आते हैं और वो इनकी जिंदाबाद के नारे लगाती है, तो इन्हें लगता है कि अरे पूरा प्रदेश तो तुम्हारी जय जयकार कर रहा है, अब तो तुम हार नहीं सकते। और जब चुनाव परिणाम बंगाल जैसा आता है तो आप स्तब्ध रह जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। ममता बनर्जी, अभी एक वीडियो में देख रहा था, रूपा गांगुली, उन्होंने बताया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं रहा होगा जिसके घरों में घुसकर बलात्कार नहीं किया गया, जिसकी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार नहीं किया गया। 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, और जिसने विरोध किया उसके घर पर बम फेंक दिया। और ममता जी तब दिखाई नहीं दे रहा था आपको
जब एक मंदिर को इसलिए बंद कर दिया गया कि उसकी घंटी बजने से मस्जिद की अजान में डिस्टर्बेंस होता है, और जब हिंदुओं को यह निर्देश दिया गया कि आप जो झांकी निकालते हो धर्म की, उसको मुसलमानों के मोहल्ले से मत ले जाओ वरना वो नाराज हो जाएंगे। और जब आपने दुर्गा अष्टमी जैसे त्योहार को एक दिन इसलिए आगे सरका दिया था कि आज उनके त्योहार का दिन है, ताजिया निकलते हैं ना, उसका दिन है, तब आपको पता नहीं था। और आपने सोचा होगा कि हर चुनाव को बूथ कैप्चर करके हिंदुओं को डराकर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के वोटरों को बूथ तक न पहुंचने देकर लगातार चुनाव जीता रहेगा। सरकार तो राजस्थान में भी बदली थी, सरकार तो हरियाणा में भी बदली थी, सरकार तो हर जगह बदलती रहती हैं, मगर कहीं इतनी प्रतिक्रिया नहीं होती जितनी बंगाल में हुई है। लोगों के अंदर भरा हुआ गुस्सा, रोष, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके दिमाग में भरा हुआ क्रोध निकलकर सामने आया है कि तुमने हमारे साथ कितने अत्याचार किए। मुसलमानों ने पूरे के पूरे गांव उजाड़ दिए, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया, पूरी बस्तियों में आग लगा दी, मगर मुख्यमंत्री जी शांत थी कि मेरा वोट है। और आपने ही बयान दिया था ना कि मेरे बांग्लादेश से आए हुए किसी भाई की तरफ अगर उंगली भी उठा दी तो खून की नदियां बह जाएंगी। तुष्टीकरण की इंतहा कि वो कितना भी अत्याचार करें, अतीक अहमद कितना भी अत्याचार करे, मुख्तार अंसारी कितना भी अत्याचार करे, शहाबुद्दीन और इकबाल कितना भी अत्याचार करें, मगर आप इसलिए शांत रहोगे क्योंकि वोट तुम्हारा वोट बैंक है। अपने वोट बैंक के लिए आप पूरे समाज पर अत्याचार होने दोगे। पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की एक लिस्ट बन गई थी और हर एक व्यापारी से वसूली की जा रही थी, तब क्या आपने आंखें मूंद रखी थी? और जब राम मंदिर बनाने की मांग करने वाले निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई थीं और बाद में आपने छाती ठोक कर कहा था कि अगर आज राम मंदिर का आंदोलन होगा तो आज भी उतने ही लोगों को गोली से उड़ाऊंगा, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा? आश्चर्य क्यों होता है? जब आपके कर्म ही ऐसे हैं तो एक काठ की हांडी क्या हमेशा चढ़ती रहेगी? पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटेगा ही ममता मैडम। पश्चाताप कहेगा। और समझ लीजिए, यह हिंदूवाद नहीं है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण भी नहीं है, यह समाज के भीतर की एक प्रतिक्रिया है। उन्होंने जो अत्याचार झेला है, जो अपनी बेटियों का गैंगरेप झेला है, भाजपा के कार्यकर्ता के घर 10 आदमी घुस गए तहमत बांधकर और उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया और थाने में रिपोर्ट भी नहीं होगी। एक एक दिन में प्रदेश में 10-10 कार्यकर्ताओं के घरों पर बलात्कार, उनकी बेटियों को उठाकर ले जाना और बता देना कि शाम को ले जाना अपने घर। और एक बड़ा गंदा सा डायलॉग मुझे कल एक बंगाल से आया हुआ, चुनाव से आया हुआ व्यक्ति बता रहा था कि कोई लड़की अगर किसी परिवार की मिल जाए तो उससे कहते थे कि यहां या तेरे घर पर आकर, और परिवार कुछ नहीं कर पाता था। अभी तो आप चुनाव हारी हैं ममता मैडम। अगर जिंदा रहा तो बता दूंगा कि गल गल कर मरेंगे आप, कीड़े पड़ेंगे आपके शरीर में और कोई पानी देने वाला नहीं होगा। नमस्कार।